निकल NiO, Ni2O3, NiO2, कॉपर Cu2O एंड CuO, और जिंक सिर्फ एक ही ऑक्साइड बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। तो सारे ही ऑक्साइड्स बना रहे थे। हाँ जी बेटा, CrO5 लिख सकते हो आप, इसमें क्रोमियम +6 ही होता है, क्रोमियम +10 तो नहीं सकता, इसलिए CrO5 में तो पेरोक्साइड लिंकेज होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। लिखिए सारे के सारे ऑक्साइड्स। चलो सारे ऑक्साइड्स लिखो। हाँ जी बेटा, Mn2O5 भी एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल नहीं होता। उसका मे बी स्ट्रक्चर और लैटिस इट्स नॉट वेरी गुड, ऐसे कह सकते हो। जनरली मैंगनीज सीधा ही 7 एग्जिस्ट कर जाता है। लिखिए अब इन सारे ऑक्साइड्स में हमें ये नजर आएगा कि VO अगर बेसिक है तो V2O3 भी थोड़ा बहुत बेसिक, ये एम्फोटेरिक, और नेक्स्ट भी ऑलमोस्ट एम्फोटेरिक ही है। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि एम्फोटेरिक होने के बाद भी उसमें एसिडिक नेचर थोड़ा बढ़ गया था। है तो वो एम्फोटेरिक, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा डोमिनेट कर रहा है एज कंपेयर टू बेसिक कैरेक्टर। CrO3 टिपिकल एसिडिक कंपाउंड बन जाता है, जबकि ये बेसिक, और Cr2O3 फिर से क्या हो गया, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक बेसिक, एम्फोटेरिक बेसिक, बेसिक। Mn2O7 टिपिकल एसिडिक ऑक्साइड है। आयरन के ऑक्साइड बेसिक ही होते हैं, लेकिन फेरिक ऑक्साइड थोड़ा बहुत आपको एम्फोटेरिक नजर आ सकता है। कॉपर के दोनों ही ऑक्साइड्स बेसिक है, निकल के सारे ऑक्साइड्स बेसिक है। मैं कर दूं, क्या कर दूं? इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऑक्साइड्स में हमें क्या नजर आया। जनरली हम सोच के चलते थे कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, लेकिन अब हमें ये समझ आने लगा कि मेटल के ऑक्साइड्स में बेसिक कैरेक्टर भी वेरी करता है। मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। ये पॉइंट समझ आ गया? यानी एक ही मेटल अगर एक से ज्यादा ऑक्साइड बनाएगा तो उसमें से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या ले जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बिकम बेसिक। ये समझ आया? हाँ जी, ये समझ आ गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट इज कोवेलेंट कैरेक्टर इन ऑक्साइड्स। कोवेलेंट कैरेक्टर, अब एक मिनट रुक जाओ। ओके जी, रुक गए। नेक्स्ट लिखो जी, कोवेलेंट कैरेक्टर, रिकॉर्डिंग चल रही।
In oxides, covalent character in oxides increases with the increase in oxidation state. Covalent character in oxides increases with increase in oxidation state. Clear? Next point. अगर आपसे कहा जाए कि V2O5 is having low melting point, V2O5 एग्जाम्पल है अगर आपके पास कि V2O5 is low melting point showing chemical is having low melting point, तो रीजन होगा कोवलेंट नेचर कि जो कंपाउंड्स कोवलेंट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, कम. सेम वे Mn2O7 is explosive green oil, ये एक्सप्लोसिव भी होता है और ग्रीन कलर का ऑयल सा होता है, तो आपको ये ऑयली सी लुक दे रहा है. अगेन रीजन कोवलेंट नेचर, क्योंकि कोवलेंट होता जा रहा था इसलिए मेल्टिंग पॉइंट काफी कम, लिक्विड नेचर आ गया उसका, तो जितने कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता था. That's all for your oxides and their basic acidic characters and photonic nature. Now we are finished with this topic. Now we move on to one compound, that is potassium dichromate. हमारा अगला टॉपिक है potassium dichromate, K2Cr2O7. फिर K2Cr2O7 निकालो जरा उसमें. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम? K2Cr2O7 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम? पहला क्वेश्चन ये है मेरा, निकालो. वो की प्यारी शायद क्या नाम है उसका? Oxidation state of chromium is +6. अगर क्रोमियम +6 आ जाएगा तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5 और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो ये बन गया डायामैग्नेटिक. ठीक है, बट स्टिल K2Cr2O7 is orange crystalline compound. ऑरेंज क्रिस्टल्स होते हैं इसके. हमें लगता था जो डायमैग्नेटिक होगा वो कलरलेस होना चाहिए, लेकिन ये कलर्ड कंपाउंड है. तो रीजन है बिकॉज बेटा Cr2O7 2 नेगेटिव और K हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, यानी इन दोनों के बीच में एक आयनिक बॉन्ड है. ये हमारे पास केटाइन है एंड दिस इज योर एनाइन. केटाइन के कलर होने की कोई चांस नहीं है क्योंकि पोटेशियम डायमैग्नेटिक ही होता है, ये हमेशा कलरलेस ही था. दिस इज ऑलवेज कलरलेस. अब हम कहते हैं डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर क्या है, तो डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर है Cr2O7. इट इज Cr2O7. दिस इज योर Cr2O7. इस स्ट्रक्चर में 2 नेगेटिव चार्जेस, 2 हमने नेगेटिव चार्जेस लिख दिए, बाकी सारे क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड्स. तो स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7 इज, यहाँ पे K पॉजिटिव, तो वी कैन से दिस इज डाइक्रोमेट. नाउ साफ नजर आ रहा है कि रेजोनेंस इज पॉसिबल.
इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, और अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे जाएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर सकता था। ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ जाए तो ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड इन दोनों की वजह से वहां पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। आप जरा देखो, अगर हमें ये नजर आ रहा है कि रेजोनेंस हो सकता है, तो रेजोनेंस की वजह से आपको एक चार्ज की वैल्यू में चेंज दिखना चाहिए था। अभी ये -1 है, क्रोमियम +6। जैसे ये नेगेटिव चार्ज आगे मूव करेगा तो क्रोमियम 6 से क्या हो जाएगा, +5, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा तो क्रोमियम +5 बन जाएगा। ये उसमें चेंज हुआ। अब हम कहेंगे +5, फिर उसके बाद जैसे +5 हुआ फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, क्रोमियम +5 से फिर क्या बन जाएगा, +6। यानी क्रोमियम पहले +6 है, क्रोमियम +6, फिर वो बना क्रोमियम +5, फिर बन जाएगा क्रोमियम +6। इट मीन्स क्रोमियम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रहा है, चेंज। और जब क्रोमियम 5 था तो वो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास था। यहाँ पे वो डायमैग्नेटिक है, यहाँ पे वो डायमैग्नेटिक है। हम कहेंगे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता जरूर है, क्योंकि बीच बीच में क्रोमियम +5 तो बनेगा ही ना। जब इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिलेगा और फिर यहाँ जाएगा तो ये जितनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी इसके पास रहेगा उतनी देर के लिए इस पे क्या आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वो इस क्रोमियम को ऑरेंज कलर प्रोवाइड कर रहा था। तो कलर इज बिकॉज ऑफ, हम कहेंगे रेजोनेंस इज पॉसिबल। कलर ऑफ डाइक्रोमेट, कलर इज बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। हम इसको बोलते हैं कलर क्यों आ रहा है, तो रीजन इज चार्ज ट्रांसफर। 6 chromium oxygen bonds are of same length। हमें इसमें ये नजर आता है कि रेजोनेंस सिर्फ 6 ऑक्सीजन शो कर पाएंगे, 1 2 3 इधर और 1 2 3 इस साइड पर। तो सिर्फ 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड सेम लेंथ के होंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये पूछा जाए कि ऑल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ, तो आंसर इज नो। सारे के सारे बॉन्ड सेम लेंथ के नहीं है, सिर्फ 6 बॉन्ड सेम लेंथ के नजर आएंगे। 3 और 3 ये वाले जो बीच में यानी हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नजर आना चाहिए, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये 179 पिकोमीटर है और ये 163 पिकोमीटर। साफ नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर था। डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/3 इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू -1/3 होगा। डेल्टा इज गोइंग टू बी -1/3। ये -1 चार्ज 3 ऑक्सीजन पे जाएगा, सेम वे -1 चार्ज 3 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज होगा। ठीक है, तो चार्ज इज delocalized, resonance stabilization, charge transfer leading to a color। समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमारा अगला टॉपिक होगा प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट।
हाँ जी बेटा, नोट कर लिया सबने? एनी डाउट? बेटा प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको स्कूल एग्जाम्स में मिल सकता है टॉपिक। ओर ऑफ डाइक्रोमेट फॉर्मेशन इज क्रोमाइट ओर। ओर का नाम है क्रोमाइट, इट इज FeO.Cr2O3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं FeCr2O4। This ore is called chromite ore. First step, ore is crushed and then concentrated by using sodium carbonate in presence of oxygen. तुम्हारा पहला ही मेथड, पहला स्टेप क्या है कि ओर को क्रश किया, ग्राइंड किया और उसे फिर कंसंट्रेट किया विद सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारी ओर थी FeOCr2O3। हम जैसे इसमें सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, बेसिक मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो क्या था? इस प्रोसेस में आपके पास मिलेगा Fe2O3, यानी आयरन की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन, फेरस ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड। क्रोमियम जो है दैट इज नाउ कन्वर्टेड टू सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हम कहेंगे सोडियम क्रोमेट Fe2O3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ गैस लिबरेटेड आउट। ये येलो कलर का सॉल्युबल सॉल्ट है, येलो एक्वस, और ये ब्राउन सा रस्ट है, आपको पता है ये इनसॉल्युबल है, रस्ट पानी में नहीं घुलता। ये एक चीज ऐसी बन गई है जो सॉल्युबल है और दूसरी चीज ऐसी बनी है जो कि इनसॉल्युबल है, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? वी कैन फिल्टर इट आउट। नाउ वी विल फिल्टर। इसका सेकेंड स्टेप होगा फिल्ट्रेशन। आपने पहले उसको केमिकल से ट्रीट किया है और अब आपने उसको किसके लिए भेज दिया? फिल्ट्रेशन के लिए भेज दिया। अब क्रोमियम का क्या हुआ था? आयरन की हमने ऑक्सीडेशन की, क्रोमियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे क्रोमियम +6 में, यानी इस पूरे प्रोसेस में आपने ऑक्सीडेशन दोनों की है, आयरन की भी ऑक्सीडेशन कर दी है और क्रोमियम की भी ऑक्सीडेशन हो गई है। इट मींस आपका स्टेप 1 था ऑक्सीडेशन, आप कह रहे हो आपने ऑक्सीडेशन और कंसंट्रेशन साइमल्टेनियसली कर लिया। सेकेंड स्टेप में अब हम कहेंगे फिल्ट्रेट। वो जो फिल्ट्रेट आपके पास है, फिल्ट्रेट मतलब वो जो येलो सा सॉल्यूशन है, कौन सा था? सोडियम क्रोमेट। आप बताओ फिल्ट्रेट में अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही फिल्टर हो चुका, ये उड़ गया था, तो आपके पास सिर्फ सोडियम क्रोमेट है, येलो कलर का येलो सॉल्यूशन। इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे और सल्फ्यूरिक एसिड हमें देगा Na2Cr2O7 प्लस सोडियम सल्फेट। वी आर गोइंग टू गेट सोडियम सल्फेट, सोडियम डाइक्रोमेट। क्रोमियम है तो अभी भी +6, यानी इस स्टेप में हमने कोई ऑक्सीडेशन नहीं की, हमने सिर्फ क्या किया? उसे सॉल्ट में देखा जाए तो हमने उसमें से वाटर को रिमूव करने की कोशिश की है। हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो कंडेंसेशन हुई है, एक मॉलिक्यूल जुड़ के 2 के साथ डाइमर बन गया। कहाँ तो एक क्रोमियम था, अब यहाँ पे 2 क्रोमियम हो गए। दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट फॉर्म्ड। हाँ जी बेटा,
इसमें ऑक्सीडेशन की है और अब हमने ऑक्सीडेशन कुछ नहीं किया, अब तो हमने जो कंपाउंड था उसी नंबर पे रखा, ऑक्सीडेशन वही है, स्टेट वही है, लेकिन सिर्फ उसमें कंडेंसेशन हुई, मॉलिक्यूल कंडेंस होके दो जुड़ गए, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब सोडियम डाइक्रोमेट का थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आप इस सोडियम डाइक्रोमेट को Cr2O7 को KCl के साथ ट्रीट कर दोगे, ये बन जाएगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये ऑरेंज क्रिस्टल्स है, इन क्रिस्टल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं और हमें पता है कि नमक तो पानी में घुल जाएगा, ये एक्वस है, ये सॉल्युबल है, जिसका मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स उस नमक से सेपरेट हो गए। बैलेंस आपको करनी पड़ेगा, 2 क्रोमियम है, 4 सोडियम बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन 8-7 बैलेंस हो गए। अब सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का कंसेप्ट हमें ऐसा लग रहा है कि हुआ तो फिर कुछ नहीं, +6